ज़बरदस्त, लाजवाब, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं और बहुत ही शानदार तरीके से एकदम बेहद खूबसूरत अंदाज में आप सभी लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी का रिवीजन भी एकदम बहुत अच्छा चल रहा होगा। अगर आप वास्तव में बहुत लंबे समय तक चीज़ों को चाहते हैं कि दिमाग में बनी रहें, तो रिवीजन बहुत मस्ट है। रिवीजन ही वो रामबाण है जो बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में चीज़ों को संचित करके रख सकता है। एग्ज़ाम में बहुत सारे तरह के प्रेशर होते हैं, उनमें से एक प्रेशर ये भी है, जब क्वेश्चन देखकर हमें सटीक आंसर कुछ-कुछ याद आता है, आधा-अधूरा याद आता है, फिर हमें घबराहट होने लगती है और एक मेंटल प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। अगर आप उस दबाव से, उस प्रेशर से बचना चाहते हैं, तो अभी से आपको रिवीजन करके रखना पड़ेगा, ताकि कोई कैसा भी डाउट या कन्फ्यूज़न ना रहे। जैसे ही ऑप्शन देखें, टक से आंसर याद आ जाए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रोज़गार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार सभी मुझे अपने हाल-चाल बताइए। तो हमारे साथ हैं अभी, बहुत तेज़ी से आपके कमेंट जा रहे हैं। सभी मेरे प्यारे बहन भाइयों की, प्रीति, पिंकू, अर्चना, अनीता, CKY, अमर, छोटे लाल कुमार और बृहस्पति हैं, अनीता यादव हैं, अमर हैं, जय सिंह हैं, मणिकांत हैं, अखिलेश यादव हैं, अंकित हैं। सभी दोस्तों का बहुत 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 सारा स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार में। चलिए जी, तो आशा करूँगा कि आप सब एकदम बहुत अच्छे होंगे और भगवान आपको खूब खुश रखें। राकेश जी का आज बर्थडे है। राकेश जी, आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएँ। भगवान करे आप जल्दी से सफल हों, अपने माता-पिता का, अपनी गाँव बस्ती का, अपने शहर कस्बे का नाम हर जगह रोशन करें। चलिए जी, तो आज का जो हमारा मुद्दा रहने वाला है, ये कल ही का चैप्टर आज हम फिनिश करेंगे, यानी कि मापन। और मापन में ही एक अलग से टॉपिक बनता है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापक यंत्र। तो पहले इस टॉपिक को फिनिश करेंगे ताकि ये चैप्टर हमारा मापन खत्म हो जाए। फिर मापन से बनने वाले प्रश्नों को भी देख लेंगे, जो कि पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे की परीक्षा में, आपकी परीक्षा में आने की उनकी संभावना है। तो जो चैप्टर खत्म हुआ करेगा, उसके क्वेश्चंस हम उसके बाद ही करेंगे। एक बार मुझे बताइए, क्या ठीक है ये तरीका? ऐसा तो नहीं है कि आपको लगे यार बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, कि हम उस टॉपिक के प्रश्न उसके साथ ही कर लिया करेंगे जो टॉपिक खत्म होगा। अगर आज समय बचता है तो साथ ही हम एक और टॉपिक कवर कर लेंगे। ये टॉपिक किसी चैप्टर का हिस्सा नहीं है, एक सामान्य टॉपिक है जिसका नाम है इम्पोर्टेंट इन्वेंटर्स, यानी कि महत्वपूर्ण खोज। चलिए जी, ब्राइटनेस नॉर्मल हो जाएगी जब हम करेंगे। डायमेंशन हो चुका है भाई। अब देखिए, किसी भी राशि के बारे में मात्रक और विमा, यानी कि यूनिट और डायमेंशन, ये हम राशि को जैसे जैसे जानते चलेंगे वैसे वैसे ही पढ़ते हुए चले चलेंगे, है ना। डायमेंशन हो चुका है मेरे दोस्त। कल मैंने आपको बता दिया था 7 मूल मात्रकों की, सातों डायमेंशन आपको याद रखनी है। जैसे जैसे राशियां कवर करेंगे वैसे वैसे हर एक राशि के साथ ही डायमेंशन करते चलेंगे, क्योंकि अगर आप रटोगे हर एक की डायमेंशन पहले ही, बगैर राशि को जाने, ना आपको मात्रक पता है ना डायमेंशन समझ में आएगी। तो हर एक राशि के बारे में अच्छे से जानेंगे, आप खुद से उसका मात्रक बनाओगे और खुद से उसकी डायमेंशन बनाओगे। रटेंगे नहीं, डायमेंशंस को बनाना सीखेंगे, विमाओं को बनाना सीखेंगे। चलिए, सभी को तरीका पसंद आया तो फिर आज चलते हैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पर। और ये सब चीज़ें तो कल हमने कवर कर ही ली थी, आज बात करेंगे मापक यंत्रों की, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की। तो ये सब जानते हैं कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या करते हैं। मापक यंत्र, हर एक मापक यंत्र किसी न किसी राशि की माप करता है, किसी न किसी क्वांटिटी को मेजर करता है। जैसे अगर हम बात करें, जो आपका तराजू होता है, वेइंग स्केल जो होता है, वो द्रव्यमान मापता है, मास मापता है किलोग्राम में। तो वैसे ही बहुत सारे मापक यंत्र हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला मापक यंत्र एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, ओडोमीटर। तो ओडोमीटर जो है, ये क्या मापता है? पहले तो देखें ओडोमीटर है कहाँ। ये ओडोमीटर नहीं है, ये आपका स्पीडोमीटर है। ये आपका स्पीडोमीटर है। और स्पीडोमीटर क्या मापता है? वाहन की स्पीड। लेकिन उसमें आप अंदर अगर नज़र से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो एक रीडिंग चलती रहती है जो कि बताती हैं कि वाहन आपका कितने किलोमीटर चला गया है। तो इसी को हम ओडोमीटर कहते हैं। और ओडोमीटर जो है, वो वाहनों के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अब ऐसे तो हम भूल जाएंगे, तो हम क्या ट्रिक बनाते हैं कि मान लीजिए बहुत सारे वाहन खड़े हुए हैं, जैसे ऑल्टो कार है, स्विफ्ट कार भी है, वैगनार भी है, और उसी में एक ऑडी कार भी है। तो बात आए अगर सबसे ज़्यादा दूर कौन जाएगी, तो ऑडी कार सबसे ज़्यादा दूरी तय करेगी। अगर सबसे ज़्यादा दूरी तय करने की बात आएगी तो वो कौन करेगी?
ऑडी कार करेगी तो ओडोमीटर वाहन के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ठीक है जी, चलिए अब देखें अगले प्रश्न को। आप देखेंगे अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है, भाई एक इधर वाली लाइट बंद हो जाएगी क्या, ये बीच वाली एक लाइट बंद करना कोई बस। अभी देखो अब लाइट ठीक है, अभी शायद हल्का सा मैं काला काला दिखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शायद बोर्ड पे आपको लाइट ठीक दिख रही होगी। सही है। दीपक कुमार का कमेंट एक बार मुझे दे दो, ये दीपक मुर्मू जो हैं, जो कह रहे हैं हैंड रिटन में एटम का साइज। ठीक है कोई बात नहीं, मैं उसको सही करवा देता हूं, है ना। चलिए प्रश्न है अल्टीमीटर क्या मापता है। तो अल्टीमीटर मापता है ऊंचाई को। अगर आप पहाड़ों पे बहुत ऊंचाई पर है और आप देखना चाहें कितनी ऊंचाई है, तो अल्टीमीटर आपको बता देगा कितनी ऊंचाई पर है। अब ट्रिक कैसे याद रखेंगे, ट्रिक याद रखेंगे आप कि भाई आपके आसपास कई सारे लोग होंगे, उनमें से कोई ऐसा जरूर होगा जो आपको हमेशा सिखाने पढ़ाने की बातें करता होगा। तो ऐसे व्यक्ति जो हमें सपोर्ट करते हैं, हम कहते हैं यार बहुत अल्टीमेट आदमी है ना, क्या अल्टीमेट आदमी है यार। और आप चाहोगे कि अल्टीमेट आदमी ऊंचाइयों पर जाना चाहिए, अल्टीमेट आदमी अपनी ज़िंदगी में बहुत ऊंचाइयों पर जाना चाहिए। देखिए ट्रिक से पढ़ने से मेरा वादा है, बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी जो कंफ्यूजिंग होती हैं उनको ट्रिक से पढ़ेंगे। ट्रिक से पढ़ने से बेनिफिट ये रहेगा कि आपको कभी भी याद नहीं करना और आप कंफ्यूज नहीं रहेंगे, ऑप्शन देखते ही आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न आप देखेंगे, और अगला प्रश्न आपसे कहता है कि लैक्टोमीटर क्या मापता है। तो लैक्टोमीटर मापता है दूध की शुद्धता। और कैसे याद रखेंगे, भाई जिस हिसाब से गांव कम हो रहे हैं, शहर बढ़ रहे हैं, तो भैंसें कौन पालेगा। अब भैंसें कोई नहीं पालेगा तो दूध की कीमत लाखों में पहुंच जाएगी। लाख से याद रखोगे, लाख, दूध की कीमत किस में पहुंच जाएगी, लाखों में पहुंच जाएगी। आपको ऑप्शन देखते ही याद आ जाएगा कि लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापेगा। आपकी कल कोई छुट्टी नहीं है, मेरी क्लास 12, 13 और 14 को ऑफ रहेगी। 12, 13, 12 का संडे है, दिवाली भी है, 13 का भी फेस्टिवल ही है, 14 को हो सकता है मुझे दिल्ली पुलिस के एनालिसिस में जाना पड़ेगा, लाइव एनालिसिस हम लोग करेंगे सेंटर से, तो मुझे दिल्ली रहना पड़ेगा, मतलब नोएडा वगैरह में कहीं रहना पड़ेगा जहाँ पे भी सेंटर होगा। इस कारण से आपकी क्लास ऑफ रहेगी। 15 को आपकी क्लास होगी, तो इन 3 दिन आपकी क्लास ऑफ रहेगी। ठीक है जी, चलो अगला प्रश्न आप देखें, हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, तो भाई हाय डरो, हाइड्रो से याद रखो, हाय डरो, हाय डरो। अरे भैया किससे डरें भाई, तरल पदार्थ, तरल पदार्थ जैसे कि पानी। भैया क्यों डरें, क्योंकि सुनामी ला देता है, वो क्या ला देता है, सुनामी ला देता है। तो हाइड्रोमीटर का संबंध है तरल पदार्थों से और तरल पदार्थों के सापेक्षिक घनत्व से। सापेक्षिक घनत्व अभी हमें नहीं समझना है, सापेक्षिक घनत्व बाद में समझेंगे क्या होता है, अभी बस इतना पढ़ना है कि तरल पदार्थों के सापेक्षिक घनत्व के लिए हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न आप, हाईग्रोमीटर। तो हाई ग्रो, मान के चलिए आप पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं हाई ग्रो कर जाऊं, हाई माने ऊंचा, ग्रो माने चढ़ता चला जाऊं, तो आपको कैसी हवा चाहिए, क्या सूखी सूखी हवा चाहिए, नहीं, आपको चाहिए ठंडी ठंडी मॉइस्चराइज एयर, जो जिसमें नमी हो, आर्द्रता हो। तो हवा में मॉइस्चर है कि नहीं, हवा में कितना मॉइस्चर है, कितनी आर्द्रता है, इस चीज का मापन हाइग्रोमीटर से किया जाता है। हवा में कितनी आर्द्रता है, हवा में कितनी नमी है, मॉइस्चर समझते हैं ना, जैसे हवा आपने देखा होगा जून जुलाई के महीनों में चिपचिपी सी हो जाती है, तो वो मॉइस्चर को बताता है। मॉइस्चर ना ज़्यादा होना चाहिए ना ही कम होना चाहिए। ठीक है जी, चलिए आगे देखें, अगला प्रश्न है बैरोमीटर। तो आपके बैरी जो होते हैं, बैरी यानी मतलब शत्रु, और शत्रु जो हैं आपको दबाने का काम करते हैं। ठीक है, आपके बैरी आपको दबाने का काम करते हैं। तो बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापता है। एक बार कृपया बताएं कि क्या ट्रिक से आपको चीजें आसान लग रही हैं, एक बार सभी लोग बताएं। प्रीवियस ईयर सिलेबस आपने अगर आज ही बैच लिया है तो आपको पीछे के क्लासेस रिकॉर्डेड है, वहां से करना पड़ेगा। चलिए, क्या मस्त पढ़ा रहे हैं सर, सलीम अंसारी, बहुत सारा प्यार भाई आपके लिए। ब्राइटनेस अब बहुत ज़्यादा नहीं है, ब्राइटनेस ठीक है, अब तो बिल्कुल 2 लाइट जल रही हैं बस। अगला प्रश्न आप देखेंगे,
कि सेक्सटेंट क्या मापता है। तो सेक्सटेंट मापता है ग्रहों की ऊंचाई। ग्रहों की ऊंचाई कैसे याद रखेंगे भाई, इस शब्द का मतलब आप जो चाहे निकालते हो, मैं तो निकालूंगा सक्सेस। अब पता है, अब आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, कोई नहीं देखेगा, लेकिन जैसे ही आप सफल हो जाते हो तो दुनिया क्या कहेगी, दुनिया कहेगी इसके यार ग्रह नक्षत्र बस ऊंचाइयों पर थे इसलिए पास हो गए, ना तो इसके बस की ना था। तो जिस दिन आप सक्सेस हो जाओगे, लोग कहेंगे आपके ग्रह ऊंचाई पर थे। तो सेक्सटेंट मापता है ग्रहों की ऊंचाई। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, थर्मामीटर। आप सभी जानते हैं थर्मामीटर ताप मापता है, लेकिन यह भी याद रखिए कि ये बहुत निम्न ताप मापता है, ये बहुत लो टेम्परेचर मापता है, जैसे कि तकरीबन 150 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बात आप याद रखेंगे। आगे देखो, मैनोमीटर। मैनोमीटर आपका एक दोस्त है जो हमेशा पैसे लेके कभी नहीं देता, फिर भी आपका दोस्त है। आपके घर मूली के पराठे बने, आपने उसको बुला लिया, आजा यार मूली के पराठे खिलाऊं। स्वाद स्वाद में खींच गया चार। अब मूली के पराठे खा के क्या करेगा, गैस लीक कर दिया, गैस लीक, बदबू बदबू। तुम कहोगे यार तेने तो गैस लीक कर दी, तेने तो गैस लीक कर दी। कैसे कहेगा, मैंने ना करी भैया, ओ भैया यार मैंने ना करी गैस फैस लीक। तो मैनोमीटर गैसों का दाब मापता है। ठीक है, देखो एक था वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब याद रखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसका होता है, हवा का, उसको मापता है बैरोमीटर। भाई बैरी आपको दबाने का काम करते हैं। और ये है आपका किसी भी गैस का दाब, ये हवा का दाब है, ये किसी भी गैस का दाब हो सकता है। तो इसको हम मैनोमीटर की मदद से पढ़ते हैं। बहुत सारा प्यार बच्चों का आ रहा है, आपका अंदाज सबसे निराला, आकाश भटकर, मुकेश कुमार मस्त पढ़ा रहे हो, अंकित कुमार लव यू सर, आपका पढ़ाने का तरीका बहुत ही अच्छा है भाई, बहुत 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 सारा प्यार आप सभी के लिए। बाकी वन ऑफ द बेस्ट टीचर विशु, बहुत सारा प्यार आप सबके लिए। बाकी सिर्फ इतना है कि आप सब लोगों को बस कोई चीज़ अगर अच्छे से समझा दे कोई, तो आप उसकी तारीफ़ करने ही लगते हैं कि आपकी महानता है। बहुत ही प्यारे से बच्चे हैं आप, मेहनत करो, सभी लोगों को सफल होना है, बस कोई भी तरीका अपनाएं। एक दो चीज़ों को मेरी कोशिश होती है कि मुश्किल चीज़ों को आसान बनाया जाए, चाहे किसी भी तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाएँ, चाहे प्रैक्टिकल, अभी हम बहुत सारी वीडियोज़ के हेल्प भी लेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेंगे, आसपास के उदाहरण लेंगे और हंसी मजाक की भाषा, जिससे चीज़ें लंबे समय तक याद रहें। ये मेरी एक कोशिश है। आगे देखेंगे हम कि गैल्वेनोमीटर क्या मापता है। तो गैल्वेनोमीटर देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कुछ मापता उपता नहीं है, ये केवल पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर केवल पता लगाता है, उपस्थिति का पता लगाएगा कि कहीं विद्युत धारा है या नहीं है। ये मापेगा नहीं, ये नहीं बताएगा 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है, 3 एम्पियर है। ये केवल पता लगा के बता देगा कि भैया इतनी विद्युत, मतलब यहां पर विद्युत धारा है। ठीक है, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अब भैया मापेगा कौन, मापने के लिए अलग से काम दे रखा है एमीटर को। एमीटर जो है विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को माप देगा, इलेक्ट्रिक करंट को माप देगा कौन, आपका एमीटर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत 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 सारा प्यार आ रहा है। सर आप पूरी साइंस क्यों नहीं पढ़ाई अभिषेक भाई, और भी बहुत सारे बैचों में पढ़ाना होता है, अभी भी 5 क्लासेस चली हुई हैं, तो समय नहीं होता बिल्कुल भी, एक ही विषय में बहुत सारा समय लग जाता है। बहुत सारा प्यार, एकदम ज़बरदस्त बच्चे। अगला प्रश्न है वोल्ट मीटर। तो सब जानते हैं कि वोल्ट मीटर तो वोल्टेज मापेगा, हिंदी में इसको विभवांतर कहते हैं, वोल्ट मीटर को विभवांतर कहते हैं। जायरोस्कोप, अब एक आपका रिश्तेदार हमेशा वो कहेगा यार तू कितना पढ़े है, थोड़ा बहुत जा यारों के साथ घूम के आ, जा यारों के साथ घूम के आ। तो गोल घूमती हुई वस्तुओं के अध्ययन के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, जायरोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है भाई, दीपक, विक्की, अंजलि, सोनू, बहुत सारा प्यार आप सभी का। आगे देखेंगे, सर जी फोटो नहीं दिख रहा है, फोटो यहाँ दिखना भी जरूरी नहीं है, शादी के लिए जब लड़की का फोटो है वो ज़्यादा देखना जरूरी है, उसको देखना, यहाँ थोड़ा बहुत भी दिख रहा है काम चलेगा, फिर लाइट लगेगी फोटो दिखाएंगे तो। अगला प्रश्न देखो, एक बार सीन 2 कर दिया करो भी। मापता है। अब भूकंप की तीव्रता की यूनिट क्या है, मात्रक क्या है, तो मात्रक है रिएक्टर। और मापने वाला यंत्र क्या है, सीस्मोग्राफ। जैसे द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, चीनी किलोग्राम में लाते हो,
और मापने का यंत्र है तराजू, वेइंग स्केल। इस तरह से आप याद करोगे। ठीक है भाई, बहुत सारा प्यार आप सभी का आ रहा है, वाकई में एकदम जबरदस्त बच्चे हैं, बहुत 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 ही सारा प्यार आप सभी को। चलो, फिजिक्स से कितने प्रश्न आएंगे? तकरीबन 2 प्रश्न आएंगे, लेकिन मैं वादा करता हूं कि 2 के 2 प्रश्न आप एकदम टक से जवाब करके चले आओगे, सब कुछ सिलेबस से ही आपको मिल जाएगा। आगे देखें। थी वो हमारे एंटीना की सेटिंग को बिगाड़ देती थी। वायु की जो गति थी हमारे एंटीना की सेटिंग को बिगाड़ देती थी। शक्तिमान के दिन थे वो, क्या गजब दिन थे, है ना? कौन कौन है भाई उस जमाने से? तो प्यारे बच्चे, एनीमोमीटर जो है वो क्या मापता है? वायु की गति को मापता है। एनीमोमीटर वायु की गति को मापता है। अगला प्रश्न देखें, फेदोमीटर। क्या मतलब जमाना था ना। हाँ, आजकल की जनरेशन के बच्चे केवल फोन में लगे रहते हैं। अच्छा, सीन 2 में आवाज नहीं आती, अब ठीक आएगी? ठीक है, अभी सही आएगी। सीन 2 में अभी आवाज ठीक आएगी। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं, है ना? अरे हरीश, तुम भी याद नहीं रखते हो यार। चलो, सीस्मोग्राफ मापता है भूकंप की तीव्रता। अब एनीमोमीटर जो है, मैंने कहा था कि उस जमाने से कौन कौन बच्चे हैं जब शक्तिमान आया था संडे को। एक भाई टीवी के सामने खड़ा होगा, एक घर के आंगन में, और एक कहाँ, छत पे एंटीना को सही करता था। ये कहता था यहीं रोक दो, ये कहता था इसे रोक दो, यहीं आ गए। क्योंकि एंटीना, क्योंकि वायु की जो गति थी वो हमारे एंटीना की सेटिंग को बिगाड़ जाया करती थी, इस वजह से ऐसा होता था। ठीक है, चलो, अब सीन 2 में भी आवाज आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, यहां तक समझ में आ गया? एक बार ओके कह दो, कोई दिक्कत है तो पूछ लो वॉइस की वजह से, फिर हम आगे बढ़ें। एक तो हरीश ने इसको शिमला बना रखा है, इतना ठंडा कर रखा है। बेटा खून भी जम जाएगा। यहां तक क्लियर है? आर्मी के लिए बिल्कुल हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे हैं उस जमाने से, है ना? तो आजकल के बच्चों का सारी दुनिया बस फोन में है, लेकिन हम लोगों का समय क्या गजब था, क्या गजब गजब खेल थे। कबाड़ा इकट्ठा करके लट्टू बना लिया करते थे, गांव में तो ऐसे ही होता है ना। हरीश बनाया कभी लट्टू? है, कागज पिन्नी जला के उसी से लट्टू बना दिया, और फिर उसे घुमाए जा रहे हैं संट संट। कंचे खेला करते थे। एक खेल था, 100 में भर लेते थे कुछ भी, इधर उधर के कपड़े वपड़े, और उसको इकट्ठा करके मारा करते थे एक दूसरे की पीठ में। क्या गजब के दिन थे, एकदम जबरदस्त। चलिए शुरू करते हैं। फेदोमीटर। तो फेदोमीटर, समुद्र की गहराइयों में अगर आप जाएंगे तो आपका दम घुटने लगेगा, आपका दम घुटने लगेगा। तो आप याद रखेंगे, समुद्र की गहराई का संबंध है दम घुटने से। एमटीएस के लिए बिल्कुल है। देखिए, किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए जिसमें, अब आप बार बार सारे के सारे बच्चे एग्जाम्स का नाम मत लिखना, मैं बता दे रहा हूं। किसी भी एग्जाम के, किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए ये क्लास सफिशिएंट है जिसमें विज्ञान जीएस के अंडर में दिया हुआ हो। कहने का मतलब है जिसमें साइंस का स्पेशल सिलेबस ना दिया हो, जैसे रेडियो ऑपरेटर, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, रेडियो ऑपरेटर, इन सब को देखें तो इन सब में साइंस का स्पेशल सिलेबस होता है। लेकिन अगर यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एसएससी के सारे एग्जाम, जेई को छोड़कर, जेई में भी सामान्य आती है, एसएससी के सारे एग्जाम आप उठा लीजिए जिनमें सामान्य विज्ञान जो होती है जीएस के अंडर में ही आती है। ठीक है जी, चलो आगे देखेंगे आप। अगला प्रश्न, स्फिग्मोमैनोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर मापता है आपके ब्लड का प्रेशर, यानी कि रक्तचाप। ये है आपका स्फिग्मोमैनोमीटर। कितना बढ़िया स्फिग्मोमैनोमीटर है ना? हाल ही में पैट की परीक्षा हुई थी, उसमें ये प्रश्न पूछा गया, भाई सीन 2 लगा के स्फिग्मोमैनोमीटर दिखा दे। ठीक है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर ब्लड का प्रेशर मापता है। कितना बेहतरीन स्फिग्मोमैनोमीटर है, यही प्रश्न आ गया था पीईटी की परीक्षा में, है ना भाई? चलो आगे देखें। एक भाई पूछ रहे थे मल्टीमीटर। तो मल्टी का मतलब होता है जो कई सारे काम कर सके। तो मल्टी मतलब मल्टीमीटर, जो वोल्टेज भी माप सके, जो धारा भी माप सके, जो प्रतिरोध भी माप सके, यानी कि वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस, तीनों तरह की चीज़ों को जो मापते वही होता है।
आपसे पढ़कर मैंने आर्मी टेक्निकल का पेपर का पास किया था, पर दौड़ में गिर गया, इसलिए मैं बाहर हो गया। अब एसएससी क्लियर करूंगा। करण पवार, बहुत सारा प्यार आपके लिए, और आपने अपनी मेहनत की, आपने पेपर पास किया। अब निश्चित ही आपका नॉलेज का लेवल अच्छा है, तो जीडी में भी आप बिल्कुल पार हो जाएंगे। चलो, अभिषेक कुमार, मुझे एक बार आप ग्रुप में टैग कर देना अगर आपका मेडिकल से रिलेटेड कोई इशू है। टैग करने का तरीका होता है @ मेरा नाम लिख देना, DHAR। कल के रिप्लाई मैं नहीं कर पाया हूँ, आज सारे के सारे रिप्लाई आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है पॉलीग्राफ। तो पॉलीग्राफ क्या करता है? झूठ का पता। अब किसी की झूठ का पता लग जाए तो कहते हैं तेरी तो पोल खुल गई, पोल। ये एक मशीन होती है, तेरी तो पोल खुल गई है। अब आप कहोगे भैया सब में क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते इसको? इसमें शरीर में केमिकल्स डालने पड़ते हैं जो कि हानिकारक होते हैं, तो नॉर्मल केसेस में इसको नहीं यूज़ करेंगे, कोई बड़ी बात है तो ही यूज़ करेंगे। जैसे एक बात सुनो, मुझे एक बात याद आ गई कि दिवाली की सफाई चल रही है, तो दिवाली की सफाई के बाद नाश्ते की टेबल पे माताजी, पिताजी और उनका बेटा बैठा हुआ है। अब माताजी ने एक रिपोर्ट कार्ड दिया, यानी रिजल्ट दिया पिताजी को। पिताजी नंबर पढ़ रहे हैं, पिताजी सोच रहे हैं बच्चे का है, पिताजी नंबर पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में 33 नंबर। अरे यार, सब इंग्लिश का ट्यूशन पढ़ते थे मुझसे मेरी क्लास के बच्चे, 95 नंबर आते थे मेरे। मैथ्स में कुल 40। अबे मैथ्स में 100 में 100 आते हैं, मेरे आया करते थे। हिंदी कुल 35, मातृभाषा है, मेरे कभी 90 से कम नहीं रहे। अब माताजी और बच्चा देख रहे हैं पिताजी को ऐसे, कहे क्या देख रहे हो? माताजी बताती हैं तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है जो सफाई करते में आज कहीं से मिला हुआ है। तो पोल खुल गई भाई साहब उनकी। क्या खुल गई? पोल खुल गई। आगे देखें, अगला प्रश्न है बोलोमीटर। तो अब जैसे सर्दी आएंगी, जैसे ज़्यादा ठंड होगी, हम कहेंगे अपने दोस्त से यार आज तो बहुत ठंड है। जैसे वो कहीं जाके भगवान के यहाँ के फ्रिज को या एसी को कम करी आएगा, हम बोलने लगते हैं, सबसे कहते हैं खामा खाई यार आज तो बहुत ठंड है ना, बहुत ठंड है। तो जैसे ही तापमान बदलता है हम बोलने लगते हैं। तो तापमान में परिवर्तन को कौन बताता है? बोलोमीटर बताता है। ठीक है। टैकोमीटर, टैकोमीटर बताता है आरपीएम। आरपीएम क्या होते हैं दोस्तों? रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि घूर्णन प्रति मिनट, घूर्णन प्रति मिनट। घूर्णन प्रति मिनट का मतलब 1 मिनट में कोई गोल घूमने वाली वस्तु कितने चक्कर लगा रही है। जैसे पहिया है, तो पहिए में, गोल घूमते पहिए में इसको सेट कर देंगे और ये हमें ये बता देगा कि इसने 1 मिनट में कितने चक्कर लगाए हैं। तो टैकोमीटर आरपीएम बताता है। ठीक है। गोलू राजन, एक ही दिल था सर, आपने जीत लिया गुरुवर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत 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 सारा प्यार आपके लिए। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। भैया ब्राइटनेस खूब कम कर दिया मेरे दोस्त, अगर इससे ज़्यादा कम करेंगे तो मैं भी देखना बंद हो जाऊंगा, अंधेरा ही हो जाएगा। चलो विक्रम, क्या बात कर दी, वाह। अगला प्रश्न देखें, पायरो हेलियोमीटर। तो देखो रटना नहीं है, समझेंगे। पायरो का मतलब होता है तापमान। इंग्लिश वाले बच्चे समझ पा रहे होंगे, हिंदी वाले भी सीख लो। पायरो का मतलब है तापमान, हेलियो का मतलब है सूर्य, हेलियो का मतलब है सूर्य, और मीटर माने जो मापे। तो सूर्य का तापमान जो मीटर मापे उसको कहते हैं पायरो हेलियोमीटर। तो पायरो हेलियोमीटर मापता है सौर विकिरण यानी कि सूर्य का तापमान। पायरो हेलियोमीटर सूर्य का तापमान मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अब क्या सूर्य के तापमान है, तुम थर्मामीटर से नापोगे, कहोगे सूर्य जी यार जीभ खोलो जरा, टेम्परेचर मापना है। अब भैया तुम ही जल जुल जाओगे। ये बहुत उच्च टेम्परेचर माप सकता है, और मजे की बात है बहुत दूरी से टेम्परेचर माप सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। ठीक है। आगे देखें आप, पायरोमीटर। अब देखो, पायरो का मतलब तापमान, मीटर माने मापे, तो जो तापमान को मापे। लेकिन हमारे पास थर्मोमीटर भी है। पायरो हेलियोमीटर सबके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि बहुत महंगा उपकरण है। अब थर्मोमीटर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि थर्मोमीटर की लिमिट है वो 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप मापेगा। उच्च ताप मापने हो 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम पायरोमीटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें मापने हो 700 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर। साथ ही आपने इसको कोविड में बहुत देखा होगा, ये दूर से टेम्परेचर माप देता है। जैसे थर्मोमीटर को तो जीभ के नीचे लगाना पड़ेगा, लेकिन ये दूर से ही टेम्परेचर माप देता है। ठीक है। चलो आगे देखेंगे, क्रोनोमीटर क्या मापता है? तो क्रोनोमीटर एक घड़ी होती है। अगर इंग्लिश वाले बच्चे समझ रहे हो तो क्रोनो का मतलब समय से होता है, जो समय मापे। लेकिन कहाँ? जहाज़ों में। जब जहाज़ अंदर होते हैं बहुत, तो नेटवर्क वगैरह आएंगे नहीं,
अब नेटवर्क नहीं है तो फिर भैया इंटरनेट से चलने वाली घड़ियां सब बंद। इसलिए जिस घड़ी का हम इस्तेमाल करेंगे, जो जहाज़ों में समय का पता लगाएगी, उस घड़ी को हम कहेंगे क्रोनोमीटर। जहाज़ों में समय का ठीक ठीक पता लगाने के लिए इस घड़ी का इस्तेमाल करते हैं। आयुष बहुत सारा प्यारा सा सर, आप मज़ेदार है, टीचर हैं, मज़े से पढ़ाते हैं भाई। मेरी कोशिश यही होती है कि थोड़ा सा आसानी और हंसी मजाक में क्लास कट जाए, बहुत ज़्यादा आपको बोरिंग ना लगे। ऐसे ही सुबह से शाम तक बहुत सारी क्लास आपकी हो जाती हैं, और शाम की क्लासेस लेना अगर मैं बोर बनाऊं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ी सी कोशिश होती है, हंसी मजाक चलता रहेगा। आगे देखेंगे आप कि एक यंत्र होता है पेरिस्कोप। अब देखो, जैसे पनडुब्बी है, पनडुब्बी समुद्र के बहुत नीचे है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो समुद्र के ऊपर का देखना है तो फिर मान लो हमारा हरीश पनडुब्बी में बैठा, हरीश को ऊपर धक्का दे देंगे, चल ले हरीश, देख क्या ऊपर, कहाँ चल लो, बहुत ऊपर तक जाने में, फिर नीचे आने में बड़ा समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, एक पाइप नुमा स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ही मानो एक पाइप होती है, उस पर कैमरा लगा होता है, पनडुब्बी से उसको निकाला जाएगा, बहुत ऊंची होती है, और समुद्र की सतह के ऊपर देख लेंगे, और कैमरे से नीचे पता लग जाएगा क्या चल रहा है। तो पनडुब्बियों में समुद्र की ऊपरी सतह का पता लगाने के लिए कि ऊपर चल क्या रहा है, हम क्या देखते हैं, किसका इस्तेमाल करते हैं, पेरिस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहां तक हमारे ये हो गए सारे के सारे मापक यंत्र। अब ये चैप्टर खत्म है, और इस चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों को देखो एक बार। अब भाई ये प्रश्न जो है ना, ये आपको करने हैं, ये सारे प्रश्न आपको करने हैं, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर हम पहले ही पढ़ चुके हैं। चलो, सर आप साइंस पूरा पढ़ाते तो बहुत अच्छा लगता है, राकेश कुमार, आभार है आपका, बट ये संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि एक ही विषय को लेके बहुत सारी क्लासेस हो जाती हैं, अभी भी 5-5 क्लासेस हैं। चलो भाई, इसका करो, इसका आंसर सभी लोगों से चाहिए मुझे, और एकदम सही सही आंसर करना कि कोशिका का आकार किस में मापा जाता है। और मजे की बात है कि ये एसएससी के ही सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, कुछ जीडी में आए हुए और कुछ अन्य परीक्षाओं में आए हुए। जल्दी बताएंगे, जल्दी। चलो, सभी का आंसर एकदम प्यारा वाला, मज़ेदार, दिल खुश हो गया। कुछ हैं कि जो सी आंसर कर रहे हैं, जो शाम को थोड़ी बहुत लगा के रखते होंगे हल्की फुल्की नशे की हालत में। बाकी तो भैया सभी लोगों का डी आंसर है कि कोशिका का आकार मापा जाता है माइक्रोन में। और ऑप्शन ऐसे भी हो सकते थे कि मान लो 10⁻³ मीटर, या फिर 10⁻²मीटर, या फिर 10⁻6 मीटर, तो आप आंसर करते 10⁻6 मीटर, यानी कि माइक्रोन। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न ही आपसे पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न आप देखें कि निम्नलिखित में से, पनडुब्बियों में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण समुद्र तल के ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है? जल्दी से मुझे बताइए एक बार, जल्दी से सभी लोग बताइए। ये राहें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलके कभी हम न होंगे जुदा। ये राहें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। सभी लोगों का एकदम बस एक ही आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में गूंजता हुआ नजर आ रहा है, और ये है पेरिस्कोप। चलो, पायरो हेलियोमीटर बताओ फटाफट से, रिवीजन भी हो रहा है आपका। पायरो हेलियोमीटर बताओ और ओडोमीटर बताओ। देखो, ये ऐसे ही पेपर में आया था ओंडोमीटर, लेकिन ये होता है ओडोमीटर, तो एन इसका काट देंगे, बाकी इतना तो आपको समझना पड़ेगा। आप इनका आंसर करो, मैं बताता हूँ हिप्सोमीटर क्या मापता है। हालांकि ये बहुत कॉमन प्रश्न नहीं है ना, हिप्सोमीटर कभी पूछा जाता है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं कि ये ढलान को मापने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। किसको मापने के लिए? ढलान को मापने के लिए, यानी कि एलिवेशन को मापने के लिए ये इस्तेमाल में लाया जाता है। जैसे ये क्या है, ये सीधी चीज है और ये ढलान है, तो कितनी ढलान है? फटाफट से आंसर करिए, फटाफट से। कोई बात नहीं,
आप मुझे बताएं, मेरी तारीफ ही करेंगे जबकि मैं अच्छा नहीं गाता हूँ। आप प्यारे से बच्चे हैं, ठीक है। चलो, सभी का एकदम जबरदस्त आंसर है, एकदम बेहतरीन, वेरी गुड। आगे देखें अगला प्रश्न आप, कि मीटर जो वाहन की चाल मापता है क्या कहलाता है? द मीटर दैट मेजर्स द स्पीड ऑफ व्हीकल इज कॉल्ड। तो बोलो क्या मापता है? आसान सा प्रश्न है, ये आया हुआ प्रश्न है, तो आप कहोगे चाल मापी। बाकी देखो, ओडोमीटर आपको पता है, क्रोनोमीटर भी आपको पता है, बैरोमीटर भी आपको पता है। तो इनमें से भी कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो निश्चित ही आप टक से उसको करके आ जाएंगे, है ना। चलो, ये भी क्लियर है। दूरी मापने के लिए सभी के आंसर एकदम जबरदस्त, लाजवाब, बेहतरीन, जिंदाबाद हैं। आगे देखेंगे, चलो इनके आंसर भी करो फटाफट से, आपको याद रहना चाहिए। अच्छा हाँ, देखो जरा ट्रिक से चीजें याद आ रही हैं। बोलो, ओडो से ऑडिकार याद आनी चाहिए, क्रोनोमीटर से समय याद आ जाना चाहिए, बैरो से बैरी याद आ जाने चाहिए, शत्रु। तो मुझे ये बताओ कि ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, ट्रिक से पढ़ के कुछ बेनिफिट हुआ है? जल्दी बताओ, तब तक हम अगले प्रश्न की बात करें। और अगला प्रश्न है कि हवा की गति को मापने के लिए निम्न में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसका आंसर मैं आप सभी से ही चाहूंगा क्योंकि हमने पढ़ लिया है। तो क्या आंसर कर रहे हैं सभी लोग? बहुत ही बढ़िया, एक ही तरह का आंसर कर रहे हैं, वेरी गुड। और आप सभी कह रहे हैं कि हवा की गति से हमारे एंटीना की सेटिंग बिगड़ जाया करती थी, ठीक है। एरोमीटर्स में आप अगर कंफ्यूज हो, एयर से आप कंफ्यूज हो, तो एरोमीटर मापता है हवा का घनत्व, ठीक है। एरोमीटर मापता है हवा का घनत्व, यानी कि डेंसिटी ऑफ एयर, ठीक है। एरोमीटर मापता है डेंसिटी ऑफ एयर, एरोमीटर हवा का घनत्व मापता है, ठीक है। चलो, बहुत ही बढ़िया। ए बहुत सभी बच्चों का आंसर है, 99% का। कुछ 1% बच्चों का एरोमीटर था, वो चेक कर लीजिए। स्पेक्ट्रोमीटर क्या मापेगा? आपने देखा होगा कि प्रकाश 7 रंगों में बढ़ता है, जैसे इंद्रधनुष बनता है, तो उसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, उसी को स्पेक्ट्रोमीटर मापता है। बाकी ये स्पेक्ट्रोमीटर वगैरह बहुत ज़्यादा कॉमन प्रश्न नहीं है, ये पूछे नहीं जाते हैं, ऑप्शन में बस दे दिया है। अगला प्रश्न आप देखो, शायद उम्मीद करूंगा कि थोड़ा बहुत आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा अगर आप प्रश्नों को कर पा रहे हैं। प्रश्न है, एक उपकरण जिसका उपयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेश प्रवाहित ले जा रही है या नहीं। अब मैं वादा करता हूं, अगर ये प्रश्न हमने पढ़ा भी नहीं है, तो जब हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ लेते, विद्युत चैप्टर पढ़ लेते, तो आपको ये समझ में आ जाता, क्योंकि आपको ये पता लग जाता कि आवेश जो है ना, चार्ज जो है, वो कुछ और नहीं, इलेक्ट्रॉनों का समूह है। क्या समूह है? इलेक्ट्रॉन्स का समूह क्या होता है? आपका चार्ज होता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं? चार्ज बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है, इलेक्ट्रोस्कोप इलेक्ट्रॉनों से संबंधित है। बाकी माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी होती है, सब जानते हैं। गायरोस्कोप पढ़ लिया। कैलिडोस्कोप क्या होता है? जैसे आप लोग अपनी उनके साथ सिनेमा में जाएंगे, तो खैर आप तो पिक्चर ही नहीं देख पाएंगे, और तो क्या ही देखोगे। बाकी आप ध्यान देना कि जो सामने स्क्रीन होती है, उस पर कुछ पीछे से लाइट पड़ती है। एक कमरा सा होता है पीछे, एक छोटी सी खिड़की जैसी होगी, उसमें से बहुत सारी लाइट पड़ती है। तो जिस इंस्ट्रूमेंट में से वो लाइट निकलती है, उसको बोलते हैं कैलिडोस्कोप। तो कैलिडोस्कोप स्क्रीन यानी कि पर्दे पर प्रेक्षण के लिए होता है। पर्दे पर प्रेक्षण मतलब छापने के लिए होता है। स्क्रीन पर प्रोजेक्शन के लिए कैलिडोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। चलो, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, पारसेक किसके मापन की इकाई है? तो भैया ये तो मुझे आपसे इसका आंसर चाहिए, और क्वेश्चन का आंसर लिखना 6 का, ये 6 का, ये जल्दी से आंसर करो।
आया है मुझे फिर याद वो जालिम। हरी, जब मैं गाता हूँ तो मुंह क्यों बना लेते हो? अच्छा नहीं गा रहा मैं? इमोशनल हो जाता, अच्छा। रोने मत लगियो। आया है मुझे फिर याद वो जालिम, गुजरा जमाना बचपन का, आए रे अकेले दौड़ के जाना, और ना आना बचपन का, आया है मुझे फिर याद वो जालिम। चलो, तो सभी का एक ही आंसर है, बहुत ही बढ़िया, कि पारसेक जो है वो खगोलीय दूरियों को मापने की इकाई है और पारसेक दूरी का सबसे बड़ा मात्रक भी है। ये भी आपको बात याद रखनी है, ये फैक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ा मात्रक, ठीक है, सबसे बड़ा मात्रक होता है और एक पारसेक में 3 × 10⁻16 मीटर होते हैं। एक पारसेक में 3 × 10⁻16 मीटर होते हैं, ठीक है। चलो तो ये हो गए आपके लिए कुछ 6 प्रश्न जो कि आए हुए थे। अभी हमारे पास वैसे तो तकरीबन 14 मिनट हैं, लेकिन अगर हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वो बीच में रह जाएगा। मेरी कोशिश होती है कि एक दिन में हम एक टॉपिक को पूरी तरह से फिनिश कर दें, ताकि उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें हमें याद रहें। अब कल ही नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और आपका जो कल टॉपिक चलेगा वो हम गति चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। गति को मैं 2 भागों में बांटता हूँ, एक 1D मोशन है, एक 2D मोशन है, एक विमीय गति, 2 विमीय गति। कल एक विमीय गति फिनिश कर देंगे, परसों द्विविमीय गति फिनिश कर देंगे। हर दिन कोशिश रहेगी हमारी कि अगर छोटा चैप्टर है तो एक ही दिन में, और अगर बड़ा चैप्टर है तो उसके 2 टॉपिक बना के उसको 2 दिन में, यानी कि ऐसा, मतलब पूरा सिलेबस मैंने अपना बढ़िया तरीके से अरेंज किया हुआ है कुछ इस खास तरह से कि कुछ भी चीज बीच में ना छूटे, ताकि आपको डिस्टरबेंस हो। तो कल की क्लास अब कल ही शुरू करेंगे। आशा करता हूँ सब कुछ आपको बढ़िया समझ में आया होगा। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, या कोई भी अध्यापक अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब ज़रूरत है आपके अपने लिए मेहनत करने की। अगर हम लोग आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी अपने लिए अवश्य ही मेहनत करनी चाहिए। आप कुछ चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप कंपटीशन में उतरे हैं तो जब तक आप कई सारे गुणों से परिपूर्ण नहीं होते हैं, तब तक इस बहुत मुश्किल से कंपटीशन में एक सीट लेना वाकई मुश्किल है। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन मेरी बातें आपको प्रैक्टिकली दिखेंगी। मैं ऐसे नहीं है कि 4 लाइन आपको बोलूं और जोशीली फिर आपको ये दिखाऊं कि नहीं नहीं सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ संभव नहीं है, लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर चीज़ को संभव बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट हैं, जो भी आवश्यकताएं हैं, वो आपको पूरी करनी ही पड़ेंगी। अगर आप चाहते हैं कि आप एक गवर्नमेंट सीट ले जाएं, गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर जाएं, तो उसके लिए आवश्यक सभी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। मैंने बहुत गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करी है, मेरी बैकग्राउंड इंजीनियरिंग रही है, और आपका जितना सिलेबस है उसका कहीं ज़्यादा, कम से कम 10 गुना सिलेबस हमें पढ़ना होता है। आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, हमारे 46 सब्जेक्ट होते हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा बेहतर चीज़ें बता पाता हूँ, शायद कुछ भी समझ लीजिए, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को फेस किया है। जिन चीज़ों से दिक्कत आती है उनको भी मैंने झेला है, जिन चीज़ों के पॉजिटिव पॉइंट्स निकलते हैं उनको भी मैंने झेला है। देखिए, किसी ने कहा था कि या तो आप खुद गलतियाँ करिए फिर सीखिए, लेकिन अगर आप किसी गलती करे हुए इंसान से, और निश्चित ही कोई आदमी जो भी तैयारी करके आया है, वो हर आदमी वही गलतियां करता है जो आप शुरू में कर रहे होंगे, या फिर आप उससे सीख लो भैया जो गलती करके आया है, इससे आपका समय बच जाएगा। तो मैं जो बातें बताता हूँ आपको बिल्कुल टोटली प्रैक्टिकल बताता हूँ। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को निकालने के लिए केवल आप 5 बातें फॉलो कर लेना। शायद मैंने आपको पहले भी जिक्र किया होगा कि सबसे पहला है कॉन्सेप्ट क्लास। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैं केवल प्रैक्टिस सेट ले लूँ तो क्या निकल जाएगा। प्रैक्टिस सेट आप डायरेक्ट लेने का मतलब है आप सीधा चीज़ों को रट रहे हैं। अब एक बात बताइए, जिस बच्चे को राशियों की जानकारी ही नहीं है, क्या वो मात्रक बना सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो राशियों की जानकारी आपको बहुत अच्छे तरीके से होनी ही चाहिए थी। तो आपको सबसे ज़रूरी है कि कॉन्सेप्ट क्लास अच्छे से लेनी है हर एक टीचर की। कोई भी शॉर्टकट फॉलो मत करो। अगर आप ये सोचो कि यार मैं इसको क्यों लूँ, मैराथन ले लूँ 6 घंटे की, बेकार की बात है। अगर किसी भी टीचर में इतना दम होता, मैं कड़वी बातें बोलूँगा, मुझ में भी इतना दम होता कि मैं 6 घंटे की मैराथन से पूरा पेपर फंसा देता, तो फिर मैं आपके बीच में खड़ा होकर पढ़ा नहीं रहा होता, बढ़िया तरह से पेपर सेल कर रहा होता। कड़वी बात है, लेकिन समझ में आपको आ गई होगी। तो मैराथन बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन उस बच्चे के लिए जो एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो चुका है, रिवीजन करने के लिए और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के कलेक्शन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक बार तो आपको पूरा पढ़ना ही पड़ेगा।
सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी कॉन्सेप्ट क्लास में। रात को सोने से पहले हर चीज़ का रिवीजन करना ही पड़ेगा। तीसरी चीज़, मॉक टेस्ट से घबराना नहीं है। अभी बहुत कम बच्चे मॉक टेस्ट लगाते होंगे और वो बच्चा रिलेट कर पा रहा होगा जो मॉक टेस्ट नहीं लगाता होगा, उसकी तैयारी वास्तव में पूरी है ही नहीं। जो बच्चा मॉक टेस्ट लगाता होगा वो भी इस बात को समझ पा रहा होगा कि उसकी तैयारी बहुत अच्छी है। तो मॉक टेस्ट केवल सीरियस बच्चा लगाएगा, आपको भी लगानी चाहिए। मॉक टेस्ट में होने वाली गलतियां एग्जाम में होने वाली गलतियां होती हैं, अगर आप उन्हें पहले ही सुधार लेंगे तो मेन एग्जाम में कोई गलती नहीं होगी। मेन एग्जाम में जो प्रेशर होता है वो बहुत सारी वजह से होता है। जैसे मैंने एक बताया, ऑप्शन याद नहीं आते, उसका सॉल्यूशन रिवीजन है। दूसरा, निश्चित समय में पेपर या अटेम्प्ट नहीं हो पाता, पेपर छूट जाता है, उसका सॉल्यूशन मॉक टेस्ट है। पेपर में बनने वाले प्रेशर की सारी वजहों को आप पहले ही क्रैक करके जाइए, पहले ही क्लियर करके जाइए। चौथी चीज़ आती है आपकी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर फ्री में चलते हैं, कोई चार्ज नहीं है, कोई पैसा नहीं है, उन्हें जरूर अटेंड करिए। 70% ही थ्योरी से कंप्लीट हो पाता है। कोई टीचर कितना ही पढ़ा ले, आप कितनी ही थ्योरी चार्ट लीजिए, केवल 70% ही कंप्लीट हो पाएगा, 30% रह ही जाएगा, वो प्रैक्टिस सेट से ही कवर होगा। बाकी आपका मंथली रिवीजन, आपको महीने के एंड में एक रिवीजन जरूर करना होता है, या साप्ताहिक रिवीजन मान लीजिए कि 6 दिन के बाद जब संडे आता है तो आपको अच्छे से रिवीजन करना है। ये आप अपना लीजिए। इन्हीं को कहता हूं मैं कि इन गुणों से जो परिपूर्ण है वो सिलेक्शन ले जाएगा, एक सीट ले जाएगा। और निश्चित ही बहुत सारे बच्चे कुछ ना कुछ तो छोड़ के चल रहे होंगे कंपटीशन में। आप कोई एक बात इनमें से छोड़ेंगे और कोई सब्जेक्ट छोड़ेंगे तो ये मान लीजिए एक चेन है और चेन की एक कड़ी कमजोर है तो पूरी चेन कमजोर है, आपका सिलेक्शन कभी भी नहीं होगा जब तक आप हर एक सब्जेक्ट पर बहुत मजबूत पकड़ नहीं बनाते हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए सारी चीज़ों को फॉलो करिए। कुछ ऐसी ही प्रैक्टिकल बातें जब भी मुझे समय लगेगा मैं आपको अवश्य बताता चलूंगा। मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार, धन्यवाद।